हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के हिट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको 50 नंबर तक, क्वेश्चन नंबर 50 तक हिट क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 51 से और आज हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट 55 एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस कंप्लीट करना। मतलब 105 तक हमें आज एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है इंटीग्रल अकाउंट्स, मतलब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की बात चल रही है। एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ, कहते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स जो होते हैं वो एलिमिनेट कर देते हैं किस चीज की, नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड्स एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन जानना चाहता है इनमें से कौन सा एलिमिनेट हो जाता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो जब हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे हमें जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। लेकिन जब हम नॉन इंटीग्रेटेड से इंटीग्रेटेड में मूव करते हैं तो हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह नॉर्मली जो फाइनेंशियल अकाउंट का नाम होता है वो यूज किया जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ए। सर, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स जो कि 60% कंप्लीट है इन ऑल रेस्पेक्ट इज। कहते हैं 1000 यूनिट्स है और अगर मैं कहूं ये 60% कंप्लीट है तो सर सिंपली 1000 का 60% 600 यूनिट्स आपकी इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्वल मानी जाती है। तो आपका आंसर होगा 600। सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं कहूं तो सर 1000 यूनिट जो कि 60% कंप्लीट है, इट विल बी कंसीडर्ड 600 यूनिट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज 20। आपको स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया गया है 20 रुपए पर केजी है मटेरियल का। स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 5 केजी और कहते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड में आप कह रहे हो कि 5 केजी रॉ मटेरियल लगेगा। एक्चुअल यूसेज ऑफ प्रोडक्शन 100 यूनिट्स इज 520 केजीज। आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, इसमें एक्चुअल में आपने मटेरियल यूज किया है 520 केजी, ऑल ऑफ विच वाज परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹22 पर केजी। और आपने एक्चुअल में परचेज किया है इसको 22 पर केजी के अकॉर्डिंगली। सिंपल कहूं तो स्टैंडर्ड प्राइस है 20, एक्चुअल प्राइस है 22। स्टैंडर्ड यूसेज है एक यूनिट को बनाने के लिए 5 केजी, जबकि एक्चुअल में आपने 100 यूनिट बनाई है 520 केजी में। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप आप सबको पता होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के टाइम पे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे आप देखोगे सर 5 केजी तो एक यूनिट के लिए है, जबकि आपने एक्चुअल में 100 यूनिट बनाई है। तो आप कहोगे सर 5 केजी अगर एक यूनिट को बनाने के लिए लगना चाहिए तो 100 यूनिट के लिए 500 केजी रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 केजी और इसका रेट आपने स्टैंडर्ड में सेट किया हुआ था 20 रुपए। ये तो हो गई स्टैंडर्ड कॉस्ट, जबकि एक्चुअल कॉस्ट आपकी 520 केजी आपने यूज किया है एट द रेट ऑफ 22। सर ये आ गया 10,000 रुपए, 500 इंटू 20 10,000 माइनस ये है 520 इंटू 22 11,440। सर डिफरेंस आ गया 1440 और नेगेटिव है मतलब एडवर्स। आंसर विल बी 1440 एडवर्स। फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी पी 1440 एडवर्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मटेरियल वेरिएंसेस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, अ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल
फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15,000 रुपए, वाइल द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड 16,200 की एक्चुअल कॉस्ट है। सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? अभी अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 15,000, एक्चुअल कॉस्ट है 16,200। सर 1,200 रुपए नेगेटिव, मतलब 1,200 रुपए एडवर्स विल बी योर फाइनल आंसर। 1,200 रुपए एडवर्स, ए विल बी योर फाइनल आंसर। कैलकुलेशन शो करना चाहो तो सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट 15,000, एक्चुअल कॉस्ट 16,200। सर 1,200 नेगेटिव है, नेगेटिव को बोला जाता है एडवर्स। ए विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इज दैट ए फिक्स्ड बजट जो होता है इज कंसर्न्ड विद ए सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, यस, while flexible budget is prepared for different level of activity, yes। ए तो करेक्ट आंसर है। फिक्स्ड बजट इज कंसर्न्ड विद फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं, फिक्स्ड बजट में भी हम वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, while फ्लेक्सिबल बजट इज कंसर्न्ड विद वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट में भी वेरिएबल के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर की जाती है। फिक्स्ड बजट इज फिक्स्ड while फ्लेक्सिबल बजट चेंजेस, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये आपका सही आंसर है, नन ऑफ द इसकी जरूरत नहीं है कि फिक्स्ड बजट जो है वो एक सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाया जाता है, लाइक 50% मतलब 50%, जबकि फ्लेक्सिबल बजट की स्पेशलिटी यही है वो वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे बनाया जाता है। सर 50% पे क्या कॉस्ट प्रॉफिट होंगे, 100% पे क्या कॉस्ट प्रॉफिट होंगे, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो बनाए जाते हैं। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। लास्ट क्लास में भी आया था, ये बैच कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर ड्रग इंडस्ट्री लिखा हुआ था वहां पे। यहाँ पे ड्रग की बजाय आपको फार्मा इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। शुगर, केमिकल, फार्मा, ऑयल, फार्मा इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग यूज किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप स्ट्रिप परचेज करके लाते हो टैबलेट की, तो उस पे अगर एक ही बॉक्स में से दो निकालोगे, दोनों पे बैच कोड सेम लिखा हुआ होता है। कारण क्या है? वो एक साथ प्रोड्यूस किए गए हैं। फार्मा इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग यूज होता है। फार्मा इंडस्ट्री कह दो, ड्रग इंडस्ट्री कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। क्या हॉस्पिटल वाले कॉस्ट पर टन निकालते हैं, पर स्टूडेंट निकालते हैं, पर किलोवाट आवर निकालते हैं, या पर पेशेंट डे? सर हॉस्पिटल वालों को टन से, स्टूडेंट से या किलोवाट आवर से कोई मतलब नहीं है। वो पेशेंट डे के बेसिस पे अपनी कॉस्ट निकालते हैं, और इसी बेसिस पे तो हॉस्पिटल वाले हमसे चार्ज भी करते हैं। एक पेशेंट का एक दिन का ये खर्चा है। नॉर्मली आप उनसे पूछोगे कि जनरली क्या खर्चा आता है, तो वो आपको पर स्टूडेंट, पर किलोवाट आवर, पर टन नहीं बताएंगे। वो आपको कहेंगे एक दिन का एक रूम का या एक दिन का एक पेशेंट पे ये खर्चा है, ये हम आपसे चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट होती है पर व्हीकल, क्यूबिक मीटर, बेड नाइट, नंबर ऑफ कोल, नंबर ऑफ व्हीकल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट चलती है वो पर व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल के बेसिस पे वो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट किया करते हैं। नेक्स्ट 59। डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या नन ऑफ दिस? सर डेप्रीशिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होती है डेप्रीशिएशन जनरल सेंस में आप बात करो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, ध्यान देना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट तो तीनों ही होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको करेक्ट आंसर देना है ए। यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज लिख देते हैं। देखो ऑल ऑफ दीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन से हैं, सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कौन से हैं, सर तीनों ही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए, हमें वहां पे मटेरियल मेंशन करना है, क्योंकि मटेरियल के बिना कहानी आगे बढ़ती नहीं है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। डायरेक्ट मटेरियल इज ए, क्या डायरेक्ट मटेरियल एक एडमिन कॉस्ट है? क्या डायरेक्ट मटेरियल एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है? क्या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो सिंपल सी बात करूं, डायरेक्ट मटेरियल ना तो एडमिन है ना सेलिंग है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें नन ऑफ दीज।
डायरेक्ट मटेरियल इसमें से तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया था। एक्चुअल में ये जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट इश्यू करी हुई है आईसीएमआई इंस्टीट्यूट ने, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हमने 1 से लेकर 50 में देखे थे, उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे आज 51 से लेकर 105 तक देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ, अगर किसी को याद हो लास्ट क्लास का, तो परपेचुअल इन्वेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर ये भी क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है, ना बिन कार्ड होता है ना बिल ऑफ मटेरियल होता है। तो स्टोर लेजर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, इसकी वजह से स्टोर लेजर को अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ऑफ पेमेंट वेजेज ऑन अ टाइम बेसिस आर नॉट गारंटी। कहते इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है टाइम बेसिस पे वेजेस गारंटीड नहीं होती है। आप जब हालसे पढ़ेंगे तो हालसे में आप देखोगे कि टाइम बेसिस पे गारंटीड होता है। रोवान पढ़ोगे, रोवान में भी टाइम बेसिस पे गारंटीड होता है। टी जो है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये पीस रेट के बेसिस पे होता है और इसमें टाइम रेट के बेसिस पे कुछ भी गारंटीड नहीं होता। करेक्ट आंसर तो आपका सी है। कांट टास्क एंड बोनस सिस्टम जो है वो भी अगर मैं बात करूं तो टाइम प्लस पीस बेसिस पे चलता है। कहीं ना कहीं आपका जो 100% करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में टाइम बेसिस होता ही नहीं। आप कितने भी घंटे काम क्यों ना करो, टाइम बेसिस पे उसमें पेमेंट नहीं किया जाता। 64 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, अंडर द हाई वेज प्लान ए वर्कर इज पेड एट ए टाइम रेट हायर देन द यूजुअल रेट। बिल्कुल ठीक है। हाई वेज प्लान में क्या होता है, एक वर्कर को जो नॉर्मल रेट है, यूजुअल रेट जो है, उससे ज्यादा रेट पे किया जाता है। करेक्ट आंसर तो यही है। बाकी भी रीड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू हिज एफिशिएंसी एट ए डबल रेट फॉर ओवर टाइम, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। सर हाई वेज प्लान में अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली वहां पे टाइम रेट जो है आपको हायर मिलता है। गारंटीड नहीं है डबल मिलेगा, कितना भी ज्यादा हो सकता है। ए विल बी और 100% करेक्ट आंसर, एट ए टाइम रेट हायर देन यूजुअल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स। ध्यान देना, यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं अगर ओवर टाइम किया जाए वो भी किसी अर्जेंट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, तो ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी। अब ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन ने कहा ओवर टाइम हम कर तो रहे हैं, अर्जेंट ऑर्डर को मीट आउट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ हो कि कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उस स्पेसिफिक जॉब से ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज कर लोगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं बच्चे, चार्ज टू रेस्पेक्टिव जॉब लिख देते हैं। को लगता है अर्जेंट ऑर्डर है तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा ऑर्डर को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी, मैं उस ऑर्डर को जल्दी कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम करवा रहा हूं। कस्टमर नहीं कहता ओवर टाइम करवा के मेरा काम कंप्लीट कराओ, मैं उस ऑर्डर को लेना चाहता हूं, इस वजह से मैं उस अर्जेंट ऑर्डर को मीट आउट करने के लिए मैं ओवर टाइम करवा रहा हूं। ये मेरी मर्जी है। चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई अबनॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है। इस तरीके के ऑर्डर आ सकते हैं, अर्जेंट बेसिस पे कंप्लीट किए जा सकते हैं। चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट, चार्ज टू रेस्पेक्टिव जॉब या इग्नोर्ड। इग्नोर का तो कोई मतलब है ही नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा कि ना तो ये कोई अबनॉर्मल सिचुएशन है, ना हम ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं, तो पीएल में भी नहीं जाएगा, रेस्पेक्टिव जॉब में भी नहीं जाएगा। मैं ओवर टाइम करवा रहा हूं तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो आपका ओवरहेड में चला जाएगा, तो नॉर्मल वेजेज होती है वो आपकी डायरेक्ट वेजेज का ही पार्ट रहेगी। इस सिचुएशन को अगर आप कहोगे सर इस सिचुएशन को क्या नाम दिया जाए, इस सिचुएशन को नाम दिया जाता है इररेगुलर। इररेगुलर सिचुएशन है सर, अगर हम
ओवर टाइम करवा लेते हैं कभी कभी इरेगुलर सिचुएशन में, जो कि ना तो अब नॉर्मल है ना कस्टमर की रिक्वेस्ट पे है। तो इरेगुलर के केस में होता क्या है, डायरेक्ट वेजेस तो वो नॉर्मल रेट तो एज ए डायरेक्ट वेजेस चार्ज किया जाता है, और जो ओवर टाइम प्रीमियम होता है दैट विल बी चार्ज्ड एज ओवरहेड कॉस्ट। फाइनल आंसर यहाँ पे बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो वेजेस की शीट होती है कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, टाइम कीपिंग, पर्सनल, पेरोल या इंजीनियरिंग? सर पेरोल डिपार्टमेंट का काम है वेजेस की कैलकुलेशन करना। तो वेजेस की जो शीट होती है, पेरोल शीट जो होती है, वो पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है। वेजेस को आप पेरोल भी बोल सकते हो। तो वेजेस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय पेरोल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, लेबर टर्नओवर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, यहाँ पे ये ऑब्लिक है मतलब डिवाइड है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सर यस, रिप्लेसमेंट मेथड में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। बी है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर्स इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड। तो नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड से बात नहीं बनती, यहाँ पे एवरेज करना होता है। तो ये जो नंबर इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड होता है, इसको डिवाइड बाय 2 भी करना होता है, तो ये तो गलत है। नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग डिवाइड बाय नंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, सर बिगिनिंग से बात नहीं बनती, एवरेज लेना होता है डिनोमिनेटर में। ऑल ऑफ दिस का मतलब ही नहीं बनता। ये आपका करेक्ट आंसर है। सर लेबर टर्नओवर का अगर आप रिप्लेसमेंट मेथड जाके रिवाइज करेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आप फॉर्मूला यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 69 लास्ट क्लास में भी आया था, ओवर टाइम क्या होता है? सर ओवर टाइम का मतलब होता है एक्चुअल आवर्स ज्यादा वर्किंग होती है इन कंपैरिजन विद नॉर्मल टाइम। एक्चुअल आवर्स बीइंग मोर देन नॉर्मल टाइम, आंसर तो ए ही है। एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर नहीं किया जाता, स्टैंडर्ड टाइम को एक्चुअल आवर्स से कंपेयर नहीं किया जाता, और ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअल आवर्स बीइंग लेस देन स्टैंडर्ड टाइम। सर नहीं, ओवर टाइम तो तब होगा ना जब आप नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम करते हो। अगर नॉर्मल वर्किंग 8 घंटे की और आप 10 घंटे काम करोगे तो जो 2 घंटे एडिशनल काम हुआ है वो ओवर टाइम ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, डायरेक्ट एक्सपेंसेस length include imputed cost, direct expenses shall include imputed cost, direct expenses shall not include imputed cost, या डायरेक्ट एक्सपेंस नन ऑफ दिस। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस में imputed कॉस्ट कवर होती है? सर आंसर इज नो, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर imputed कॉस्ट कभी कवर नहीं होती। imputed कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में इनकर नहीं होती, बट एज ए नॉशनल बेसिस हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्ट बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हो, ओवरहेड का पार्ट होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल नॉट इंक्लूड imputed cost। फाइनल आंसर विल बी बी। 70 का फाइनल आंसर होगा आपका। अब आगे बढ़ने से पहले आई विल सजेस्ट यू, मैंने जो 51 से 70 तक क्वेश्चन आपको करवाए हैं, कि 20 क्वेश्चंस आप करके देखो, किसी भी पॉइंट में किसी भी तरीके का डाउट लगता है आप अपना डाउट क्लियर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या है? रेंट। रेंट इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस टू एम्प्लॉय इज इनडायरेक्ट। नन ऑफ दीज की जरूरत नहीं है कि बी इज योर करेक्ट आंसर। रॉयल्टी चार्ज टू प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट पी। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट पी बनाती है। रॉयल्टी पेड ऑन सेल इज 23,500, डायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी अभी हमने बात की, चाहे रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन हो चाहे रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स हो, बोथ आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड डिजाइन चार्जेस पेड फॉर द प्रोडक्ट इज 1500। सर प्रोडक्ट के लिए जो डिजाइनिंग चार्जेस होते हैं इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। कंप्यूट द डायरेक्ट एक्सपेंस, जस्ट आपने ऐड करना है 23,500 प्लस 1500, 25,000 रुपए आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, पैकिंग कॉस्ट इज ए। अब देखो पैकिंग कई तरीके की हो सकती है। क्या ये प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट का पार्ट हो सकता है? सर हो सकता है। अगर ये प्राइमरी पैकिंग है तो इस सिचुएशन में प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट हो सकता है। क्या पैकिंग कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट का पार्ट हो सकता है? सर हो सकता है। अगर पैकिंग की जाए अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल और केवल कस्टमर को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई पैकिंग कर रहे हो तो वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, एडवर्टीजमेंट लाइक माना जाता है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होता है? हाँ हो सकता है। अगर पैकिंग की जाए ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाने के लिए तो पैकिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है इट मे बी एनी और द अबव, और द अबव नहीं है, ऑफ द अबव है ये। इट मे बी एनी ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा कि पैकिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन सर वो पैकिंग कॉस्ट का पर्पज क्या है। प्राइमरी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट, सेलिंग है तब अगर वो एडवर्टीजमेंट अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाने के लिए तो इट विल बी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ। डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, डायरेक्टर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से ओवरहेड का पार्ट है? सर डायरेक्टर रिलेट करते हैं एडमिन से, इस वजह से इट विल बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड आंसर इज नो, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका आंसर नहीं होगा। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर those overhead that result solely, ये लास्ट क्लास में भी आया था, for the existence of that cost center is known as allocation। अगर कोई खर्चा है तो केवल और केवल solely मतलब एक सिंगल डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, तो that expense को जब हम उस डिपार्टमेंट में शो करते हैं that is known as allocation। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने पूछा है 76 में, अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सर अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा प्रोडक्ट से रिकवर करना। यहां पे ऑप्शन क्या है? चार्जिंग और नहीं है, ये ऑफ है। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स टू कॉस्ट सेंटर। अगर हम किसी ओवरहेड को कॉस्ट सेंटर मतलब किसी डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं सर उसको अब्जॉर्प्शन नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है अपॉर्शनमेंट। चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट, सर यस कॉस्ट यूनिट के अंदर प्रोडक्ट कवर होता है। कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन की क्या होती है? सर इसमें कोई भी प्रोडक्ट कवर हो सकता है। और चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट नहीं सर, डिपार्टमेंट से चार्ज करने को बोला जाता है अपॉर्शनमेंट, और कॉस्ट यूनिट दैट इज प्रोडक्ट से चार्ज करने को बोला जाता है अब्जॉर्प्शन। ही विल बी योर करेक्ट आंसर, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, which method of absorption of a factory overhead do you suggest in a concern which produces only one uniform type of product? और जब हम theoretically concept पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पे आप absorption के लिए
यूनिट मेथड यूज कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर यूनिट मेथड यूज किया जाता है, रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यूज किया जाता है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कब? जब यूनिफॉर्म टाइप का प्रोडक्ट होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, when the amount of under or over absorption is significant। लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन आया था, जब अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की अमाउंट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है तो इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। इसका ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग पीएल, आंसर इज नो। बी विल बी करेक्ट आंसर, द यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट। कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत भी नहीं होती और नन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है। द करेक्ट आंसर, ही इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 79. When the amount of overhead absorbed is less than the amount of overhead incurred, कहते हैं अगर absorbed amount कम है incurred से, तो अपने को बस concentrate यही करना होता है कि absorbed amount कम है या ज्यादा। absorbed amount कम है तो under absorption, ज्यादा है तो over absorption। सर ये बात कर रहे हैं कम की, तो it will be under absorption of overhead। It is called under absorption of overhead। A will be your correct answer। कि over absorption no, proper absorption ऐसा कुछ नहीं होता। A will be your correct answer। अगर absorbed overhead कम है incurred से, that is known as under absorption of overhead। Next, question number 80, warehouse expense is an example of, last class में भी आया था सर, warehouse expense is an example of डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि हम यहां से माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर तक। इट विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, आंसर इज नो। सेलिंग ओवरहेड, आंसर इज नो। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अब्सॉर्ब करते हैं किस बेसिस? रेट पर यूनिट, percentage on works cost, percentage on selling price of each unit, any of these? सर करेक्ट आंसर इज डी। जब हम कॉस्ट शीट ही बनाते हैं, कई बार हम देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 रुपए पर यूनिट होता है, मतलब रेट पर यूनिट। कई बार क्वेश्चन हमें कहता है फैक्ट्री कॉस्ट का 20% लिख लेना, परसेंटेज ऑन वर्क्स कॉस्ट हो गया। कई बार क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, वो क्या हो गया? परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस हो गया। आपको तीनों चीजें कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस करते वक्त देखने को मिल जाती है। करेक्ट आंसर विल बी एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, CAS 21 स्टैंड्स फॉर। सर CAS 21 जो है दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन 2 होता है, AS2। जॉइंट कॉस्ट CS 19 होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस CS 10 होता है। नन ऑफ दीज, सर इसका करेक्ट आंसर तो डी है, नन ऑफ दीज। CAS 21 तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेट करता है। CAS 21 इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, CAS 13 स्टैंड्स फॉर। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 84, a standard deals with the principles and methods of determining the manufacturing cost of excisable goods। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है। E will be your correct answer। Yes, 22 is related to manufacturing cost। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, ये लास्ट क्लास में भी आया था। A standard deal with determination of average और equalized transportation cost। सर CS 5 हमें बताता है एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाती है। करेक्ट आंसर विल बी CAS 5। CS 6 की मैं बात करूं तो CS 6 मटेरियल कॉस्ट से रिलेट करता है। CS 22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है। CS 9 जो है वो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का है। CS 5 इज रिलेटेड टू एवरेज और इक्वलाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 1 से लेकर 24 तक नंबर के साथ नाम याद होने चाहिए।
तो कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर क्या है, कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, which of the following item is not included in the preparation of cost sheet? कैरीज इनवर्ड आता है, परचेज रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं तो एक तरीके से आता है। सेल कमीशन इज द पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सर इंटरेस्ट पेड इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, ही विल बी योर करेक्ट आंसर, इंटरेस्ट पेड इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। नेक्स्ट 87, which of the following item is not excluded while preparing a cost sheet? ये कहता है कॉस्ट शीट बनाते वक्त कौन से आइटम को एक्सक्लूड नहीं करते। इसका मतलब क्वेश्चन जानना चाहता है कॉस्ट शीट में इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूड होता है। गुडविल रिटर्न ऑफ एक्सक्लूड होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये एक्सक्लूड होता है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इज द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ट्रांसफर टू रिजर्व भी एक्सक्लूड होता है, इंटरेस्ट पेड भी एक्सक्लूड होता है। सर सी विल बी द करेक्ट आंसर, फैक्ट्री बिल्डिंग पे जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया जाता है दिस इज कवर्ड इन कॉस्ट शीट द हेडिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंस? कहते हैं इनमें से कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है? द कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, ड्रॉइंग और लेआउट, सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। द हायर ऑफ टूल और इक्विपमेंट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, अगर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने कोई टूल हायर किया है ये भी CS10 के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेल्समैन वेजेस डायरेक्ट नहीं होता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ए फैक्ट्री ये भी डायरेक्ट नहीं होता, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। सर पहला और दूसरा जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है 1 एंड 2, ए विल बी और करेक्ट आंसर। सी नहीं हो सकता क्योंकि सेल्समैन वेजेस डायरेक्ट नहीं होती, सी नहीं हो सकता क्योंकि रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री डायरेक्ट नहीं होते, और डी तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर ए होगा 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट क्या है? तो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का एडिशन प्राइम कॉस्ट होता है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, ठीक है। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड होता है, टोटल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सर ए विल बी द करेक्ट आंसर, प्राइम कॉस्ट का मतलब है सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, which of the following is not an element of works overhead? वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। आपको बताना है इनमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। सर सेल्स मैनेजर की जो सैलरी होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर तो यही है। प्लांट मैनेजर की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड होता है, फैक्ट्री रिपेयरमैन की वेजेस भी वर्क्स ओवरहेड का पार्ट होता है, प्रोडक्शन का जो इंस्पेक्टर होता है उसकी सैलरी भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ए विल बी करेक्ट आंसर, सेल्स मैनेजर सैलरी इज नॉट द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। आगे बढ़ने से पहले बैलेंस 15 क्वेश्चन जो आज का हमारा टारगेट है वो करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 90 तक रीड करके देख लीजिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट लगता है अपना क्लियर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस इज शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। जब आप रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो, अगर आपने कोई खर्चा केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाया है, का मतलब यह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका प्रॉफिट कम हो गया है, आर एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो अगर आप उसको वापस फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड बैक कर दोगे तो आपका प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। डिडक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो ऑलरेडी एक्सपेंस है, आपने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है। इग्नोर क्यों करें एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट? सर नहीं, कोई खर्चा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा दिया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में से लेस किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा, एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स आर। अगर कोई खर्चा है तो आपने केवल और केवल कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखा दिया है, तो इसकी वजह से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हो गया। तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, अगर ये खर्चा मैं ऐड कर दूंगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में तो फाइनेंशियल प्रॉफिट तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये तो और ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, सर ठीक है, यही आंसर है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में से तो माइनस करके आए हुए हो खर्चा, अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट में से भी वो माइनस हो जाएगा तो दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। इग्नोर करने की जरूरत है नहीं, कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि खर्चा आप पहले ही डिडक्ट कर चुके हो, दोबारा से डिडक्ट कर दोगे तो वो तो आपका और प्रॉफिट कम हो जाएगा। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर कोई खर्चा मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाया है तो वो खर्चा अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट में भी दिखा दूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा वहां से, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 93। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व एक ऐसा खर्चा होता है जो केवल और केवल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करते हो, बाकी कहीं भी ये नहीं लिखा जाता। तो ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर लो फाइनेंशियल प्रॉफिट में, जैसे ही आप ऐड बैक करोगे वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डिडक्ट करने का मतलब नहीं है, इग्नोर करने का मतलब नहीं है, कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। सर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आप ट्रांसफर टू रिजर्व वापस ऐड कर लोगे फाइनेंशियल प्रॉफिट में, फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉस्टिंग का प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रिकॉन्सिलिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स इनकम्स शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। अगर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई इनकम जो है जो कि आपने केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाई हुई है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है। फाइनेंशियल प्रॉफिट में ऐड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, कि जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो पहले से ही ज्यादा है। डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट, यस सर, कोई इनकम तो आपने फाइनेंशियल अकाउंट में दिखा दी है तो वो आप डिडक्ट कर दो, जैसे ही वो वहां से डिडक्ट होगी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट के इक्वल आ जाएगा। इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग प्रॉफिट में से डिडक्ट करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट। जैसा कि मैं आपको रिकॉन्सिलिएशन जब करवाता हूं तब भी बताता हूं, क्लोजिंग स्टॉक एक क्रेडिट साइड आइटम होता है। जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। अगर उसकी वैल्यू आपने अंडर दिखाई है, मतलब कम वैल्यू दिखाई है, तो आपका प्रॉफिट भी कम कैलकुलेट होके आएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है। अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम है तो आप ऐड कर लो टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, जैसे ही आप ऐड करोगे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट इन कंपैरिजन विद कॉस्ट अकाउंटिंग इक्वल हो जाएगा। डिडक्ट करने का मतलब ही नहीं है होता, वो पहले से ही कम है। इग्नोर क्यों करें, कॉस्टिंग प्रॉफिट में ऐड करने का कोई सवाल नहीं उठता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96।
इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की बात चल रही है। इंटीग्रल अकाउंट्स एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ ऑपरेटिंग, आज ही तो करा है सर हमने क्वेश्चन, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जरूरत नहीं होती इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में। एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज में। जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, उस केस में इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में क्या एंट्री होती है सर? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होती है। ए है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, और सी है नो एंट्री। सर ए विल बी और करेक्ट आंसर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश किया जाता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स के लिए इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में। आप एंट्रीज रिवाइज करेंगे आपको बात पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंट्री से रिलेटेड 98, द अकाउंटिंग एंट्री इन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, फिर से इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की बात चल रही है, फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स। सेल को रिकॉर्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में क्या एंट्री होती है? कॉस्ट लेजर टू पीएल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सर सिंपल एंट्री होती है सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कॉस्ट लेजर तो होता ही नहीं है इंटीग्रेटेड अकाउंट में, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट भी नहीं होता, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सी की मैं बात करूं तो कैश अकाउंट डेबिट टू। सर यही एंट्री है जो कि जनरल एक एंट्री है, तो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में हम सेल्स के लिए करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट 99 भी एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्ब कौन से अकाउंट से किया जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। एंट्री होती है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड। सर वर्क इन प्रोग्रेस टू फैक्ट्री ओवरहेड, ए ही होगी आपकी एंट्री, ई नहीं है बी। फैक्ट्री ओवरहेड टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट नहीं, ऐसा नहीं होता। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। सर जब ए मिल गया तो एंट्री क्यों? एंट्री तो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन देखा था आपने, फर्नीचर मेकिंग में यूज होता है, रिपेयर शॉप्स में भी यूज होता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी यूज होता है। सर फाइनल आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन फर्नीचर, रिपेयर, प्रिंटिंग प्रेस, सब में। नेक्स्ट, इन ए जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय स्पेसिफिक जॉब। मंथली बेसिस पे आंसर इज नो। सर स्पेसिफिक जॉब, हर एक जॉब के लिए अलग अलग जॉब कॉस्ट शीट बनाई जाती है, तो जो भी कॉस्ट इनकर होती है जॉब कॉस्टिंग में वो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है। उसी जॉब की जॉब कॉस्ट शीट बनाते वक्त हम लिख दिया करते हैं। बाय डिपार्टमेंट और प्रोसेस नहीं होगा, बाय काइंड ऑफ मटेरियल यूज। नेक्स्ट 102, द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क परफॉर्म्ड इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग वो सिस्टम है जहां पे आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो, कस्टमर जैसा बोलता है उसके हिसाब से काम करके दे देते हो, तो अलग अलग मटेरियल यूज होता है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट वहां पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ। कहते हैं कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं होता इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में। सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं होता, कि उसमें क्या कहता है कॉन्ट्रैक्टी या कॉन्ट्रैक्टर, दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है जो हमारी कॉस्ट लगेगी हम उसमें इतना % प्रॉफिट मार्जिन लेकर प्राइस डिसाइड कर लेंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है, 5%, 10% कुछ भी। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस पहले से फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हम कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं, वजह से लास्ट में जो भी कॉस्ट इनकर हुई होती है उसमें प्रॉफिट ऐड करके डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट है 104, मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट इन जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या नन ऑफ द अबव। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम बनाते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से 105, जो कि गलत फॉर्म किया गया है क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, पहली बात तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इज यूजुअली एंटर्ड इनटू दोज केसेस। कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कौन से केसेस में होते हैं वेयर कॉस्ट कैन बी इजीली एस्टिमेटेड। तो अभी तो मैंने कहा कि जहां पे कॉस्ट इजीली
कैलकुलेट नहीं हो सकती, वहां पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये तो नहीं होगा। सी कहता है कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क, इसका क्या मतलब? सी कहता है कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मैं बात करूं कि जो तीन ऑप्शन है तो में से ही कोई भी ऑप्शन करेक्ट है नहीं, और चौथा ऑप्शन यहां पे लिखा हुआ है नहीं। मेरे हिसाब से यहां पे चौथा ऑप्शन लिखा हुआ होना चाहिए था, और वो होना चाहिए था कॉस्ट कैन नॉट बी इजीली एस्टिमेट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट वहां पे होते हैं जहां पे कॉस्ट को इजीली एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, की वजह से ये डिसाइड होता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, जो भी कॉस्ट इनकर होगी एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसका प्राइस बाद में डिसाइड किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है गलत तरीके से फॉर्म किया गया है। मेरा ये मानना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा सही फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वहां पे आपको एक ऑप्शन और मिलना चाहिए, कॉस्ट कैन नॉट बी एस्टिमेट। दिस इज द रॉन्ग आंसर। आज की क्लास का जो टारगेट था वो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 पे कंप्लीट होता है। क्लास को ओवर करने से पहले आप एक बार जो मैंने लास्ट 50 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो एक बार रीड करके देखिए। किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको क्लेरिफिकेशन की जरूरत हो वो क्लेरिफिकेशन आप ले सकते, एक बार रीड करके देखिए।
दिस इज ऑल अबाउट फॉर डे क्लास। हमने लास्ट क्लास और आज की क्लास को मिलाकर 105 एमसीक्यू कवर कर लिया। आज की क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे तो लास्ट क्लास में भी हमने कवर किए और आज भी इसमें थे। इसके पीछे रीजन यही है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMAI ने ये जो एमसीक्यू बिट क्वेश्चन की प्रोड्यूस करी है या जो भी इशू करी है, ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और मेरा रिपीटेशन करवाने के पीछे मेन पर्पज ये होता है सर, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इनको जितनी ज्यादा बार आप रीड कर लो उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। कि कई बार क्या होता है, एक बार रीड करी हुई चीज याद नहीं रहती, थ्योरेटिकल है भूल जाते हो। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो तो देखो हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि हम सॉल्व करके उसका आंसर दे पाएंगे। भले ही हम 15 दिन बाद करें, 1 महीने 2 महीने बाद भी करेंगे, हम शायद उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, बट थ्योरेटिकल चीजें हम भूल जाते हैं। तो बेटर है, मैंने यही सोचा कि अगर एक की बजाय 2 बार, 2 की बजाय 3 बार अगर हम किसी क्वेश्चन को कर लेते हैं वो हमें अच्छे से याद हो जाएगा और एग्जाम में विद इन 5 to 10 सेकेंड्स हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में टारगेट होगा में जो 59 एमसीक्यू और बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में वो बचे हुए 59 एमसीक्यू हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगेन मैं वही कहूंगा, अगर आपने अभी भी अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया है, सिलेबस को रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का फायदा है, तभी आप अपने आप आंसर फॉर्म कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्लीज ये जो 2 क्लासेस मैंने आपको दी है 105 क्वेश्चंस तक, ये तो 100% आपको रिवाइज करके आनी ही है, ताकि अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन आगे रिपीट होता है तो हम इजीली उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कवर कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।